बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली वकास है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और आप गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ हवेली लखा की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब अगर हम आज का टॉपिक देखें जो हम इस वक्त डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये 4th ईयर का टॉपिक है और अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक से है और टॉपिक का नेम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स में इसकी और डेफिनेशन है, केमिस्ट्री में इसकी और डेफिनेशन है। केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैटर के साथ इंटरफेरेंस चेक किया जाता है, यानी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर। अब यहाँ पे ये सवाल जन्म लेता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैटर के साथ इंटरेक्शन क्यों देखते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सादा सा है कि केमिस्ट्री में जब हम करैक्टराइजेशन करना चाह रहे होते हैं तो इस करैक्टराइजेशन के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मादा के साथ इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मादा के साथ इंटरफेरेंस के सबब हम बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ पाते हैं, जैसे कि हम फंक्शनल ग्रुप देख पाते हैं, जैसे कि हम कॉन्जुगेशन को देख पाते हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियस का एनवायरनमेंट देख पाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बयान की, ये 3 चीज़ें 3 डिफरेंट किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद हैं। फंक्शनल ग्रुप को हम IR में देखते हैं, कॉन्जुगेशन को हम UV में देखते हैं और इन्वायरमेंट को हम NMR में देखते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर देखते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या होती हैं, कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इसको उर्दू ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि ये ऐसी बरकी मकनातीसी लहरें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन के सबब पैदा होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करती है और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे एक ग्राफिकली कुछ इस लिहाज से बयान कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। यही वजह है कि जब हम इसे शो करते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर शो किया जाता है। अब अगर मज़ीद इसमें देखें तो ये जो हमारे पास एरिया होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हमें इससे ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ इक्वेशंस को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि मैक्स प्लैंक की एक इक्वेशन है जिसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैक्स प्लैंक इक्वेशन विच इज़ E = hc/λ। अब इसमें हम कहते हैं E जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोटोन है उसकी एनर्जी को शो करता है और लैम्डा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ को शो करता है। तो यहाँ से हम 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, h × फ्रिक्वेंसी या hc × वेव नंबर। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये मिक़दार शो करती है फ्रीक्वेंसी को और ये शो करता है वेव नंबर को। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स देखे हैं। एक है वेवलेंथ, दूसरी है फ्रीक्वेंसी और तीसरी है वेव नंबर।
यही वजह है कि जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के दौरान हम इन तीन चीज़ों को मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेवलेंथ है क्या। बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि वेवलेंथ ये वो फासला होता है, इट इज़ द डिस्टेंस, ये वो फासला है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव जो फासला कवर करती है डेट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। जैसे कि और इसके बाद फ्रिक्वेंसी हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स आर वाइब्रेशंस completed in a unit time, vibrations completed in unit time। और तीसरा हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के अंदर हमारे पास कितनी वेव्स आती हैं। अब इन तीन चीज़ों को मैं बयान करता हूँ एक छोटी सी डायग्राम की मदद से। फ़र्ज़ करें अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिंग हो, तो इस स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने वेव जनरेट की, और अगर अब मैं यहाँ पे और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसकी लेंथ मेरे पास यूनिट लेंथ है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वेव्स काउंट करूँ तो ए से लेके बी तक यहाँ पे एक वेव, यहाँ तक दो वेव और यहाँ तक तीन वेव हैं। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ सी से लेके सी बार तक का फासला एक वेव कंप्लीट हो रही है, इसको मैं वेव लेंथ बोलता हूँ। और एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स की तादाद है इसे हम बोलते हैं वेव नंबर। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में ए से लेके बी तक यहाँ पे वेव नंबर मेरे पास 3 है। इसकी दूसरी साइड पे देखिएगा, इसकी हम एक और डायग्राम बनाते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास एक यूनिट लेंथ है। इस एक यूनिट लेंथ में आप देखिएगा कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ क्या आती है। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ़ वेव्स काउंट करना चाहूँ तो यहाँ तक एक वेव, यहाँ तक दो वेव, यहाँ तक तीन, यहाँ तक 4, 5, 6 या तकरीबन 6 1/4 यानी तकरीबन 6 वेव्स हैं। अब आप थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, इस सी से लेके इस सी तक का फासला हमारे पास वेव लेंथ है। अब आप इन दोनों डायग्राम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे वेव लेंथ ज़्यादा थी लेकिन वेव नंबर कम था, जबकि दूसरी साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेव लेंथ कम है और वेव नंबर क्या है, ज़्यादा है। यानी इस केस में वेव नंबर 3 था, जबकि इस केस में वेव नंबर कितना है, 6 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेव नंबर एंड वेव लेंथ आर इन्वर्सली रिलेटेड। अब हम इस बुनियाद पे कहते हैं कि जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें इन तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। या तो हमें फ्रिक्वेंसी में चलना पड़ता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी वाला केस आम तौर पे NMR में आता है, या हम वेव नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। वेव नंबर की कैलकुलेशन हमारे पास आम तौर पे IR में आती है। और तीसरा हम वेव लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं। वेव लेंथ की कैलकुलेशन जो है ये आम तौर पे UV में आती है। अब हम एक दो मिसालें इनके मुतल्लिका हल करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं E हमारे पास होता है hc/λ या h इंटू म्यू या hc इंटू वेव नंबर, यानी hc/λ h इंटू फ्रिक्वेंसी या hc इंटू वेव नंबर। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फ़ोटोन है, उस फ़ोटोन के पास जो मेरे पास एनर्जी है वो फ़र्ज़ कर लें 1 × 10⁻⁻15 जॉल हो, तो बताएं उसके पास वेवलेंथ कितनी होगी, बताएं उसके पास फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, और बताएं उसके पास वेव नंबर कितना होगा। अब जैसे कि अगर आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे hc/E। अब h आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर मैंने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और मुझे एनर्जी पता है तो अगेन मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा h/प्लैंक्स कांस्टेंट,
तो यहाँ से मेरे पास मुझे फ्रिक्वेंसी मालूम हो जाएगी। अब अगर ऐसे ही मैंने वेव नंबर निकालना हो तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा E/hc। जब मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे वेव नंबर को। अब हम आखिर में आते हैं कि ये सारी स्टडी हम करते क्यों हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर के बिल्कुल इब्तदा में बताया कि इस सारी स्टडी का मकसद ये होता है कि हम कंपाउंड को करैक्टराइज़ कर सके। मिसाल के तौर पे आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये देखना है कि किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसके लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करेंगे। आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तो आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करेंगे। आप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये देखना चाहते हैं कि उसका इन्वायरमेंट किस किस्म का है, तो उसके लिए हम NMR इस्तेमाल करेंगे। इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। इन तब्दीलियों के बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। गो के इसमें 3 किस्म की ट्रांजिशन वाक़या होती हैं। उस बुनियाद पे इन्हें फिर आगे हम क्लासीफाई कर पाएंगे, आया कि ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास UV है तो उसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाक़या होगी। अब अगर मेरे पास क्या नाम है IR है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशन वाक़या होगी, आमतौर पे वाइब्रेशनल। और अगर हमारे पास NMR है तो वहाँ पे हम कहते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन वाक़या होती है। अब ये जो ट्रांजिशंस वाक़या होती हैं, इसको हम यही कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मादा के साथ इंटरफेरेंस करेंगी तो कितनी किस्म की ट्रांजिशंस वाक़या होंगी। वो हमारे पास बुनियादी तौर पे 3 किस्म की होती हैं, लेकिन ये लेक्चर ये टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इसके मुतल्लिक़ कोई आपका कोई सवाल हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका फ़ीडबैक मिलेगा। शुक्रिया।